हमारे यहाँ बच्चे जब वालिदैन से पूछते हैं कि हम इस दुनिया में कैसे आए, हम कैसे पैदा हुए, तो वालिदैन का बच्चों को जवाब होता है कि बेटा आपको अल्लाह ताला ने आसमान से फेंका है और हमने कैच कर लिया है, या आप किसी दरिया किनारे, किसी जंगल या फ़लाँ जगह पे थे और हम आपको वहाँ से ले आए, या कोई फरिश्ता आपको हमें पकड़ा गया था, या कोई रूहानी बाबा जी आपको हमारे हवाले कर गए थे, या हम एक दफ़ा जा रहे थे किसी दरिया के किनारे, एक टोकरी से हमें आवाज़ आई बच्चे के रोने की और हमने देखा तो वहाँ पे आप प्यारे से गोलू मोलू से बच्चे हमें मिल गए। या एक बार हमने दुआ की छत पे, या अल्लाह हमें बच्चा दे दे, और अल्लाह ताला ने आपको फेंका और हमने छत पे आपको कैच कर लिया। इस तरह के जवाब दे के आप अपनी तसल्ली कर लेते हैं और आपके ख्याल में बच्चों की भी तसल्ली हो जाती है और आप समझते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा हया बरकरार रखी और बहुत ही आला फ़हम फरासत का मुजाहरा किया। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को फैला के, इस गलत बात को फैला के, इस झूठ को बयान करके कितना बड़ा बच्चे का नुकसान कर दिया है। मैं हूं डॉक्टर करीम, मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं। मुझे चेकअप के लिए या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0330 1377 और आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की सही तरह से सेक्सुअल एजुकेशन ना होने की वजह से उनको कितना बड़ा नुकसान होता है। बच्चों की सही तरह से सेक्सुअल एजुकेशन ना होने की वजह से, उनको प्रॉपर्ली मैच्योर ना करने की वजह से, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना करने की वजह से बच्चों को बहुत से मसाइल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहले है कन्फ्यूजन। बच्चे अपनी पूरी यूथ में, अपनी पूरी चाइल्डहुड में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कैसे पैदा हुए। पैदाइश का अमल ये बच्चे को हमेशा कन्फ्यूज ही रखता है, उसको अपनी हकीकत जानना होती है और दिन ब दिन जैसे जैसे उसकी मालूमात में इजाफा होता है, आपकी जो थ्योरी है वो दिन ब दिन गलत साबित होती रहती है। और बच्चा कभी भी आपकी झूठी तसल्लियों से मुतमिन नहीं होता। वक्ती तौर पे वो हाँ वगैरह कह देगा, लेकिन वो कभी भी आपकी इन झूठी तसल्लियों से मुतमिन नहीं होता। जायज़ है कि बच्चों को कंफ्यूज रखा जाए, उनको एक वाज़ेह, क्लियर कट और सॉलिड अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए जो कि सच में मबनी हो, ना कि अपनी बनाई हुई अजीबोगरीब थ्योरीज़ पे। चुनांचे प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन ना करने की वजह से आपने अपने बच्चे की एजुकेशन की बुनियाद ही गलत डाल दी। ख़ास तौर पे सेक्सुअल एजुकेशन की बुनियाद एक खोखली बुनियाद जो कि झूठ पर मबनी है। आप इसकी मिसाल इस तरह लें कि अगर एक फसल में गंदम बोई जाए तो गंदम उगेगी, चावल बोई जाए तो चावल उगेगी, मकई बोई जाए तो मकई उगेगी। यानी कि जब आप किसी चीज़ में पॉजिटिविटी डालते हैं तो पॉजिटिविटी ही सामने आती है, लेकिन जब आप उसमें कुछ भी नहीं उगाएंगे तो उसमें झाड़ियाँ और जहरीले पौधे ही उगेंगे। हमने बेटी की सही तरह से सेक्सुअल तरबियत नहीं की तो अब उसके जहन में कन्फ्यूजन है, खला है, और जैसे मैंने कहा एक खाली आपने ज़मीन छोड़ दी, उसमें झाड़ियाँ उगेंगी, जहरीले पौधे उगेंगे, तो ये आपके बच्चे पे कैसे अप्लाई होगा। अब देखें सोसाइटी में कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने कॉन्सेप्ट्स लेके फैला रही हैं, उसका प्रचार कर रही हैं, और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये कॉन्सेप्ट्स बच्चे तक फैल रहे हैं। तो एक बच्चा जिसको अपनी आइडेंटिटी का इल्म ही नहीं है, उसको जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, उसको प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन ही नहीं है, वो इन अजीबोगरीब तस्वुरात का, इन मनगढ़ंत तस्वुरात का, इन बहके हुए तस्वुरात का शिकार हो सकता है। मिसाल के तौर पे LGBT कम्युनिटी, जिसका ये मानना है कि आप ट्रैप हो सकते हो एक गलत बॉडी में। इसका मतलब है कि एक बच्चा जो जेंडर आइडेंटिटी जिसका लड़का है वो लड़का पैदा हुआ है, लेकिन LGBT कम्युनिटी कहती है अगर उसमें ये सोच है कि वो एक लड़के की बॉडी में ट्रैप है लेकिन असल में वो लड़की है, तो उसकी असल लड़की ही है और वो इस लड़कियों वाले बिहेवियर्स जारी रख सकता है। मिसाल के तौर पे कोई दूसरा लड़का उसके साथ हम बिस्तरी करे, एनल सेक्स करे, तो अब इसको LGBT कम्युनिटी के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल गिना जाता है। ताकि साइकेट्री की जो सबसे बड़ी किताब है जिसको कहते हैं DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, वो भी होमोसेक्सुअलिटी को अब नॉर्मल बता रहा है। DSM जब 2 थी तो ये होमोसेक्सुअलिटी एक परिवर्जन थी, एक बीमारी थी, एक भटकावा था, लेकिन अब DSM 5 आ गई है। लेटेस्ट इन्होंने पता नहीं कहाँ पे रिसर्च की है, इनको कहाँ से रिसर्च से साबित हुआ है कि होमोसेक्सुअलिटी एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि LGBT कम्युनिटी का फैलाया हुआ प्रचार है। तो चुनांचे अगर आपका बच्चा या बच्ची इंटरनेट से सर्च करेगी और आप उसको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे और इसी तरह खुला छोड़ देंगे कि जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने नज़रियात उस पर वारिद करना चाहे, तो फिर इस तरह की LGBT कम्युनिटी वगैरह पैदा होगी। इस LGBT कम्युनिटी को हम सादे अल्फाज में लवातत कह सकते हैं, और लवातत का सबसे बड़ा नुकसान है एड्स। जी हाँ, एड्स। नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर में जिसमें एक लड़का एक लड़की के साथ हमबिस्तरी करता है तो उसमें एड्स फैलने का चांस इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि एनल सेक्स में उसमें एड्स फैलने का चांस 10 से 20 गुना ज़्यादा है, 10 to 20 टाइम्स, यानी कि 1000 to 2000% इंक्रीज चांस हो जाता है। इसीलिए हम देख रहे हैं जिस तरह सोसाइटी में LGBT कम्युनिटी ज़्यादा फैल रही है, बेराहवी फैल रही है, उसी तरह एड्स के चांसेस ज़्यादा फैल रहे हैं। और एड्स एक जानलेवा मर्ज़ है और आपका बेटा, आपकी बेटी इस बीमारी में मुब्तला हो सकती हैं अगर उन्होंने इस किस्म की बेराहवी इख्तियार कर ली, जबकि आपने उनको प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी। अगर आप अपने बेटे को या बेटी को सेक्सुअल मामलात के बारे में, जिनसी मामलात के बारे में आगाही नहीं देंगे, तो वो जिन लोगों से आगाही लेंगे उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वही उनके क्लोज फ्रेंड्स बन जाएंगे, उन्हीं से वो अपनी राजदारी की बात करेंगे। चुनांचे जब वालिदैन इस पेश करते हैं बच्चे को सेक्सुअलिटी के बारे में, तो वो अपना ट्रस्ट लूज़ कर देते हैं, वो अपना एतबार कर देते हैं। इसी तरह वो जो क्लोज फ्रेंडशिप है
जो एक वालिदैन और बच्चे के दरमियान हो सकती है वो कभी डेवलप नहीं हो पाती। और बच्चा कभी भी अपने वालिदैन को राजदान नहीं बनाता, अपने दिल में छुपी हुई बातें अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं करता। जब आप कम्युनिकेशन का ये बैरियर तोड़ेंगे और अपने बच्चे को सही तरह से गाइड करेंगे तो आप पे ट्रस्ट भी करेगा, वो आपका क्लोज फ्रेंड भी होगा, वो अपनी तमाम दिल की बातें, राजदारी की बातें जो वो किसी से नहीं कर सकता वो आपसे आके बयान करेगा। इस तरह आपके और आपके बच्चे के दरमियान एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा। सही वक्त पे जिनसी आगाही ना होने की वजह से हमारे मुसलमानों के बच्चे, बहुत सारे बच्चे तहारत और पाकीज़गी के मसाइल से नाबलद हैं, उनको वाकिफ़ ही नहीं है, उनको इस चीज़ का नहीं इल्म या गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है और गुस्ल करने के फ़राइज़ तक लोगों को इल्म नहीं है कि गुस्ल करना है तो किस तरह करना है। गुस्ल के बेसिक फ़राइज़ के जिन बच्चों को जिनसी आगाही होती है, उनके पेरेंट्स ने उनको गाइड किया होता है, टीच किया होता है, उन्हें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हों। बल्कि वो बच्चे जो बिल्कुल इस टॉपिक से वाकिफ़ नहीं होते उन्हें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार। सोसाइटी इन सीरियस टॉपिक्स पे बात करने से कतराती है, शाय फील करती है, जबकि कुरान और हदीस में इस टॉपिक को बयान किया गया है। अल्लाह ताला सच और हक बात करने से नहीं शर्माता, लेकिन हम लोगों ने सही बात करने से हमेशा कतराना है और गलत चीज़ों की तरफ हमेशा अपना रुझान रखना है, बेमकसद की चीज़ों की तरफ अपना रुझान रखना है। मिसाल के तौर पर सियासत से हमारा रुझान है डक्की भाई से। डक्की भाई की लाइफ में क्या चल रहा है ये हमारे नौजवान का सबसे बड़ा कंसर्न है। या हमारा रुझान है पबजी की तरफ। हमें ज़िंदगी की बेसिक्स आती हो ना आती हो, हमारे बच्चों के अंदर मेंटल कन्फ्यूजन हो या ना हो, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि इमरान खान क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है और जरदारी क्या कर रहा है, जिनसे हमारा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं। या डक्की भाई क्या कर रहे हैं, हालांकि डक्की भाई के अगर आप वीलॉग्स देखें तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, पबजी खेलने से कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है आपको मेरे चैनल से। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, वो फैक्ट्स के बेस पे इन्फॉर्मेशन है और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, पाकिस्तान के हर बच्चे को पता होनी चाहिए, हर लड़की को पता होनी चाहिए, हमारी पूरी यूथ को पता होनी चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, इधर उधर से बच्चों को पता चल ही जाए, लेकिन आज के दौर में भी बहुत सी यूथ को, हमारे बहुत से बच्चों को इन चीज़ों के बारे में दूर दूर तक गाइडेंस नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ और फैक्ट्स की बेस पे बात कर रहा हूँ और नॉलेज फैला रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करें और इसको इतना वायरल करें कि हमारी तमाम यूथ और हमारे बच्चे मुकम्मल तौर पे अवेयर हों, उनको मुकम्मल आगाही हो और कभी भी वो इस मामले में ना भटकें। चुनांचे डक्की भाई की वीडियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा काम है आप तक नॉलेज पहुंचाना और आपका काम है कि इस नॉलेज को आगे फैलाना। कि जितना आप नॉलेज फैलाएंगे उतना ही लोगों का भला होगा और लोग गुमराही और डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चे को जिनसी आगाही, सेक्सुअल अवेयरनेस किस एज पे देना शुरू कर देनी चाहिए, तो उसका जवाब है 10 साल की उम्र से आप बच्चे को बताना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। बच्चा खुद भी सवाल करता रहेगा, कुछ चीज़ें आप खुद से भी आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दें। और सेक्सुअल अवेयरनेस का, सेक्सुअल एजुकेशन का सबसे पहला स्टेप है बॉडी अवेयरनेस। इस बॉडी अवेयरनेस के मतलब हम अब आपको तफसील से मुराद है, आप अपने बच्चे को जेनिटेलिया के बारे में बताएं, जेनिटेलिया की हकीकत के बारे में बताएं, ये हैं क्या और किस काम आते हैं। लड़कों में पीनस के बारे में बताएं और टेस्टिकल्स के बारे में बताएं। और इस मतलब जो फिनोमेनाज हैं, मिसाल के तौर पे इख्तिलाम वगैरह, ये बच्चे को समझाएं और वक्त पे समझाएं। 10 साल की उम्र इसके लिए बेस्ट है। बच्चे को समझाएं कि ये गोलियाँ हैं। बच्चा भी हैरान होगा कि ये गोलियाँ, ये टेस्टिकल किस काम के हैं। तो बच्चे को समझाएं कि जो थैली है, इसमें जो गोलियाँ हैं, इसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और ये स्पर्म्स ही नस्ल बढ़ाने का ज़रिया है। और ये स्पर्म गोलियों के रास्ते यहाँ से ट्यूब्स होती हैं, जिसको वैज डेफरेंस कहते हैं, ऊपर जाते हैं। और फिर बच्चे को समझाएं कि जो पीनस है, रफ सी डायग्राम बता रहा हूँ, इसके अंदर से जैसे पेशाब की नाली गुजरती है, इसी के अंदर से नीचे से गोलियों से जो ट्यूबें आती हैं इसके अंदर ओपन होती हैं और इसी रास्ते से स्पर्म बाहर आते हैं। तो बच्चे को समझाएं कि जो पीनस है, नफ्स है, इसमें बेसिकली औरत की शर्मगाह या वजाइना में दाखिल होना होता है और इंटरकोर्स करना होता है, जिसको हम बिस्ती कहते हैं, जिसके आखिर में जो स्पर्म निकलते हैं और फिर वो बच्चादानी में जाके आगे जाके एग से मिलके अंडे से मिलके एग से मिलके एक ज़ायकोट बनाते हैं और फिर वो ज़ायकोट बच्चादानी में ग्रो करता है और एक बेबी पैदा होता है। तो अगर आप बच्चे को ये समझाएंगे कि पीनस का मकसद पेशाब करना है तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर पीनस को मुकम्मल काट भी दिया जाए तो हर बंदा बिल्कुल नॉर्मली पेशाब करेगा, पेशाब का कंट्रोल भी बिल्कुल 100% इंटैक्ट रहेगा। बच्चे को ये समझा रहे हैं कि पीनस का मकसद पेशाब करना है, तो फिर ये सोचेगा कि लड़कियों में तो पीनस होता नहीं है, तो वो फिर कैसे पेशाब कर सकती हैं। तो अगर वो पीनस के बगैर वो पेशाब कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं पेशाब कर सकता। तो उसको वाज़ेह बताएं कि पीनस का मकसद पेशाब करना नहीं है, पीनस का मकसद इंटरकोर्स करना, हमबिस्ती करना, सेक्स करना है, जिसके ज़रिए से स्पर्म्स मूव होंगे और वजाइना में औरत की बच्चादानी में जाएंगे, यूट्रस के ज़रिए वहाँ पे फर्टिलाइजेशन और वो आगे सारा प्रोसेस होगा। जब आप अपने बच्चे को ये सारा मैकेनिज्म और प्रोसेस बता देंगे तब आपको बच्चे को इहतलाम को समझाना भी ज़रूरी होगा। और ज़रूरी है कि पहला इहतलाम होने से पहले आप बच्चे को इहतलाम के बारे में बता दें। ज़ुबान में नाइटफॉल भी कहते हैं या नक्टर्नल इजैकुलेशन के बारे में समझा लेंगे, तब आपको बच्चे को इहतलाम के बारे में समझाना आसान हो जाएगा। इहतलाम है क्या, किस तरह होता है और क्यों होता है। बच्चे को समझाएं कि इहतलाम बेसिकली मनी या सीमन होती है
और ये कोई बीमारी वगैरह नहीं है। इस वक्त बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में पॉजिटिव फील करें, उसको समझाएं कि ये सारा प्रोसेस गंदा नहीं है, ये जेनिटेलिया या हम किसी सेक्स ये कोई गंद नहीं है, ये कोई फिल्थ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की प्रोसेस की तरफ से बनाया गया एक निज़ाम है। और अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ फजूल या बेकार पैदा नहीं की, इसके पीछे बड़ी हिकमतें हैं। तो बच्चे को ये नहीं बताना कि आपने ये सारा गंद है, ये बुरी चीज़ें हैं, ये गंदी चीज़ें हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करनी और टॉपिक को शट अप और क्लोज कर देना, बल्कि बच्चे को उसकी बॉडी के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पॉजिटिव फीलिंग दें ताकि वो कॉन्फिडेंट हो और फ्यूचर में जेंडर और रिलेशनशिप्स के दरमियान बैलेंस कर सके, ना कि किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो। यह कि अपने बच्चे को, लड़के को इस्लाम के बारे में आगाही फराहम करें, इसके साथ साथ गुस्ल की फ़र्जियत के बारे में भी आगाह करें और गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में भी आगाह करें। कई लोग ऐसे देखे हैं जिनको इस्लाम होता रहता है लेकिन उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। इस्लाम होने से गुस्ल की फ़र्जियत हो जाती है और वो गुस्ल किए बगैर ही नमाज़ें अदा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है कि बच्चों को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाना है। तो अगर बच्चों को कहीं से ना पता चला तो फिर वो इसी तरह से अपनी रूटीन जारी रखेंगे। तो हर वालिद को चाहिए कि 10 साल की उम्र से पहले बच्चे को तो उसकी जेनिटेलिया, इस्लाम और मोटा मोटा इन चीज़ों के बारे में बता दें, ताकि वो इन सब चीज़ों के बारे में एक पॉजिटिव व्यू रखे, ना कि एक नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप करे। हमको इतनी बड़ी बीमारी बना दिया गया है कि हकीमों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर करके बच्चों को इतना डरा दिया इस्लाम से कि वो समझने शुरू हो गए कि इस्लाम एक बीमारी है, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार इस्लाम आना बिल्कुल नॉर्मल है, ये बीमारी नहीं है। लेकिन एक आम मिथ है, एक आम कंसेप्ट है सोसाइटी में कि जो मनी है इस्लाम में जो ज़ाया होती है वो हड्डियों का अरग कह लें या जोड़ों का रोगन वगैरह कह लें, वहाँ से आता है। और जब ये बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है फिर कमज़ोरी होती है, जोड़ों में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, काम करने का दिल नहीं लगता, थकावट रहती है, उकताहट रहती है वगैरह वगैरह। हत्ता कि अगर प्रॉपर एजुकेशन हो तो हर बंदा जाने कि 1 से 2 बार इस्लाम आना हफ्ते में नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस्लाम आ रहा है और इतना ज़्यादा आ रहा है कि आप उससे तंग पड़ रहे हैं, तो इसका 100% इलाज एलियोपैथी में मौजूद है, बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के 100% इलाज एलियोपैथी में मशहूर है। जबकि लोगों ने मशहूर किया हुआ है इस्लाम का यहाँ तो कोई इलाज नहीं है, अगर है तो सिर्फ हकीमों के पास है। ये बात बिल्कुल गलत है। एलियोपैथी में इसका 100% कामयाब इलाज है, और इतना कामयाब इलाज है मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल से मुराद 100% है, और उनको ज़िंदगी में कभी भी इस्लाम की शिकायत दोबारा नहीं रहती। घर की औरतों को, माओं को, खालाओं को, चाचियों को, उनके जो बड़े हैं घर के, किसी भी ख़ानदान के फ़र्द हैं, उनको चाहिए कि किसी भी लड़की को 2 चीज़ों के बारे में ज़रूर आगाह करें। एक है तिलाकी, एक है मीनाकी। अब तिलाकी कहते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट को। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के 2 मकसद हैं, एक सेक्सुअल स्टिमुलेशन है और एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग है। ये 2 मकसद हर लड़की को पता होने चाहिए, ताकि जब ब्रेस्ट डेवलप हो तो वो ये ना समझे कि ये कोई ट्यूमर उग रहा है, ये कोई बीमारी हो रही है, इन जिस्म के साथ क्या हो रहा है, या मैं बुरी बनती जा रही हूँ, मेरी बॉडी की फिगर ख़राब हो रही है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको समझाएं कि बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना है और तकरीबन हर लड़की के साथ ये फिनोमेना होता है। इसी तरह लड़कियों को पीरियड्स के बारे में नहीं बताया जाता। पीरियड्स के आने को मीनाकी कहते हैं, जिसको हैज़ भी कहते हैं। तो जब हैज़ या खून वगैरह आता है तो परेशान हो जाती है। ज़ाहिर बात है, एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसको खून आना है या नहीं आना, और एकदम से खून आना शुरू हो जाए तो कितना परेशान होगा। वो समझ रखती हैं कि उनको बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, कैंसर वगैरह, या उनकी बॉडी गंदी हो गई है, या फीमेल जेंडर गंदा है कि इसमें इतना खून वगैरह और ये इसको बुरा और गंदा समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। और कुछ लड़कियाँ तो 3-3, 4-4 माह घर में बताती नहीं हैं उनको पीरियड्स आ गए, वो समझती हैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, कौन सी बीमारी लग गई है मुझे, और घर वालों से छुपाते हैं। और ये बातें फिर उनको पता चलती हैं अपने किसी करीब के दोस्त से, जो आमतौर पे शरारती दोस्त होता है, जिसको सोसाइटी में ओबाश वगैरह कंसिडर किया जाता है, उन लोगों से ये बातें पता चलती हैं। जबकि ये बातें बड़ी पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही मुस्बत अंदाज में और बड़े वाज़े और क्लियर टर्म्स में वालिदैन को और घर के बड़ों को बतानी चाहिए। जिनसी तालीम का और जिनसी आगाही का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है बच्चे को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बताना। बच्चे को ये बात बड़ी वाज़े अल्फाज में बताना कि इस मुल्क में, इस माशरे में ऐसे दरिंदे और घटिया लोग मौजूद हैं जो बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी हवस की नज़र बच्चों को चढ़ा देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अनकॉमन नहीं हैं, ये हर घर की,
हर गली की, हर मोहल्ले की दास्तान है। कुछ ज़ाहिर हो जाती हैं और 90% कभी भी ज़ाहिर नहीं होती, और बच्चे खामोशी से और सीक्रेट रख के इस जुल्म को बर्दाश्त करते रहते हैं। मासूम हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके साथ जो छेड़ाछाड़ी हो रही है वो सेक्सुअल छेड़ाछाड़ी है या कोई आम प्यार हो रहा है। जब तक बच्चे को आगाह नहीं करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो अंकल हैं इनकी गाल चूम रहे हैं, कंधों को दबा रहे हैं और मज़ा और हंस ले रहे हैं, वो उससे एक्चुअल प्यार कर रहे हैं या वो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जब तक ये दूसरी चीज़ की बच्चे के अंदर तमीज़ नहीं पैदा की जाएगी, उसको आगाही नहीं दी जाएगी कि बच्चे आपको इस अंदाज से भी छेड़ा जा सकता है। हर इस तरह से प्यार करने वाला बंदा प्यार करने वाला नहीं होता, कुछ आपको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। जब आप बच्चे को बताएंगे नहीं तो क्या उसको आसमान से किसी और मखलूक ने आके बताना है? इसमें बच्चों को 3 चीज़ों से आगाह करें। नंबर 1, सेफ़ एंड अनसेफ टच। बच्चे को समझाएं कि कौन सा प्यार जो है वो नॉर्मल है और किस अंदाज से अगर आपको प्यार किया जाए तो वो एब्यूज़ में आता है, वो हिर्स में और हज़ में आता है। और ये लाजमी नहीं है कि घर से बाहर का बंदा हो, कोई गैर हो, करीबी रिश्तेदार भी इसमें अक्सर मुलविस पाए जाते हैं। तो बच्चे को ये तमीज़ होनी चाहिए और बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर कोई गंदे तरीके से उसको छूता है तो प्यार करता है तो बच्चा इसको नो कर सके, ना कर सके, झिड़क सके या घर वालों को आके बता सके। अब तकरीबन 60 to 70% बच्चे ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस चीज़ का शिकार ज़रूर होते हैं, लेकिन कितने लोग बताते हैं? 1 से 5%। यानी कि बाकी जो 95% की बातें हैं, जो स्टोरियाँ हैं, वो छुपी की छुपी रह जाते हैं। वो चुप करके बच्चे इस जहर के प्याले को पी लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ ख़राब कर लेते हैं और इस जुल्म की दास्तान को अपने दिल में ही छुपा के रखते हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं होता, किसी ने उनको आगाही नहीं दी होती और किसी ने ये नहीं कहा होता कि बच्चे अगर किस तरह तुम्हारे साथ हो तो मुझे आके लाजमन बताना। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने फिगर आउट करना है वो है एप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कौन सा रवैया और कौन सा रवैया सेक्सुअल अब्यूज़ है और कौन सा रवैया नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है बच्चे को कि आओ मेरी गोदी में आके बैठो, इसमें फ़र्क बच्चे को जानने की ज़रूरत है। या कोई बच्चे को जेनिटेरिया को, बच्चे के ख़ास अज़ा को छेड़छाड़ करता है या अपने ख़ास अज़ा बच्चे को कहता है कि उसके साथ छेड़छाड़ करो, क्योंकि बच्चे तो इसको गेम समझते हैं, बच्चे तो इसको खेल कूद समझते हैं, उनको तो इस बारे में पता नहीं है क्या चीज़ है। उनको तो कैंडी का भी लालच दे दिया जाए, चॉकलेट का लालच दे दिया जाए, फिर भी वही काम कर लेंगे, क्योंकि उनको क्या पता ये काम बुरा है, अच्छा है, ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है कि नहीं है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चे को इसके बारे में आगाह करें। चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में बच्चे को प्रॉपर रेप, सेक्स और प्रॉपर जो चाइल्ड अब्यूज़ है जो इन 2 टर्म्स में आती है, डायरेक्ट सेक्सुअल, इसमें रेप भी हो सकता है, सेक्स भी हो सकता है, इसके बारे में आगाह किया। पर हम हर दूसरे तीसरे दिन खबरों में सुनते हैं कि फ़लाँ जगह रेप हो गया तो बच्चे का रेप हो गया, और यहाँ तक के बच्चों को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह के जालिम दरिंदे हमारी मुआशरे में मौजूद हैं। बच्चे को समझाया जाए कि इस तरह किसी गहरे बंदे की बातों में नहीं आना, ये आपके साथ हो सकता है। बच्चों को ये बैठा के समझाया जाए। ज़ैनब कत्ल केस हमारे सामने और ना जाने कितनी ऐसी ज़ैनबें हैं जिनके साथ इस तरह का रेप और मर्डर के केस हो चुके हैं। तो हम कब अपनी आंखें खोलेंगे? माशरे ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेनी है और तमाम एक्चुअल इशू से जो उसको दरपेश हैं उसको सरफ़ नज़र कर लेना है और फजूलियात की तरफ अपनी सारी तवज्जो दे देनी है। टिकटॉक पे डांस, गाने, ठट्ठा मजाक और इसी तरह की तमाम फजूलियात हमारा कौमी मशगला बन गया और हम फॉरवर्ड भी इसी तरह की वीडियोस करते हैं। और ऐसे चैनल्स को देखें जिनकी सब्सक्रिप्शन मिलियंस में है, जो कि A to Z अलिफ से ये तक फजूलियात से भरे पड़े हैं, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल और फैक्ट बेस्ड बात जो आपके बच्चों की और आपकी नस्लों की काम आएगी। चुनाचे मेरे इस पैगाम को हर घर में बच्चों की सेक्सुअल एजुकेशन में तीसरा प्रोसेस है कि उन्हें सेक्सुअल एक्ट के बारे में बताया जाए। बहुत ज़्यादा तफसील में बताने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा बच्चे को बता दिया जाए कि सेक्स होता क्या है, हम बिस्तरी होती क्या है और स्पर्म एक औरत में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। बच्चों को समझा दिया जाए कि पीनस या नफ्स औरत की शर्मगाह में दाखिल किया जाता है जिसको वजाइना कहते हैं, और थोड़ी सी रगड़ की वजह से दोनों को लुत्फ़ हासिल होता है जिसको प्लेयर कहते हैं, सेक्सुअल प्लेयर, और फिर मनी डिस्चार्ज होती है जिसमें स्पर्म होते हैं। स्पर्म और एग मिल के ज़ायगोट बनाते हैं और फिर ये ज़ायगोट बड़ा होता है,
इम्प्लांट करता है और एक माँ के पेट के अंदर बच्चा बनता है और फिर ये डिलीवरी के ज़रिए बच्चा पैदा होता है। तो इतना मोटा मोटा बताना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बारीक वाली डिटेल्स बताना ज़रूरी नहीं है, ना ही वो मुनासिब है। तो इतनी मोटी तफसील काफ़ी है जिससे बच्चे को ये भी आगाही हो जाएगी कि सेक्स हम बिस्तरी का प्रोसेस है क्या और एक बच्चा इस सेक्शुअल प्रोसेस के आखिर में कैसे बन जाता है। मज़ीद ये उसको मोटी मोटी अनाटमी यानी कि साख्त बता दी जाए। ख़ास तौर पे लड़कों को फ़ीमेल अनाटमी का बताना बहुत ज़रूरी है और कई लड़कियों को भी अपनी फ़ीमेल अनाटमी ही नहीं पता होती। तो यहाँ पे हम फ़ीमेल अनाटमी ड्रा कर रहे हैं, या यहाँ पे एक उभार होता है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस। इसको ये बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन असल जो बात बताने की है कि औरत में इस जगह पे जेनिटल एरिया में क्लाइटोरिस के नीचे एक सुराख होता है यूरिथ्रा। ये अमूमन बंद ही होता है, ये हर वक्त खुला नहीं होता। ये यूरिथ्रा है, ये पेशाब का रास्ता है और उसके नीचे वजाइना है, यानी कि वजाइना एनस यानी कि बड़े पेशाब की जगह और छोटे पेशाब की जगह के दरमियान एक ओपनिंग है और इसको अमूमन कवर किया होता है हाइमन में। हाइमन एक पर्दा है। ये बात लड़कियों को भी बताई जाए वाज़ेह अल्फाज के साथ, ये पर्दा है और जब ये पर्दा फटता है तो दर्द भी होती है और खून भी होती है। इसके साथ ये भी जान लें कि इस हाइमन का फटना लाजमी नहीं है। कुछ लोगों में हाइमन इलास्टिक होती है, वो फैल जाती है, तो वो फैल जाती है जिस तरह एक रबड़ फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। इस तरह कई लोगों की हाइमन लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो वो फटती नहीं है। इसलिए लोग ये भी ना सोचें कि पहली रात को खून नहीं आया तो शायद लड़की बदचलन है, बदकिरदार है। लेकिन अगर बच्चे को आप बिठा के समझाएंगे नहीं तो वो तो लाजमी अपनी बीवी पे शक करेगा और ये शक पूरी ज़िंदगी उसको रहेगा। हाल तो अपनी बीवी के साथ उस दिन तो गुजार रहा होगा, लेकिन ये बात उसके दिमाग में खटकती रहेगी बिजली बन के। तो उनको समझाएं कि हर लड़की को खून नहीं आता। कुछ लड़कियों की हाइमन इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो फैल जाती है और सिकुड़ जाती है। तो तमाम लड़कियों में शादी की पहली रात लाजमी नहीं है कि खून आए। बच्चे को मोटी मोटी सेक्सुअल एजुकेशन दे देंगे तो ये इतनी काफ़ी होगी उसकी आगाही के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि उसको मुआशरे से आगे पीछे से पता चल ही जाना है तो फिर उसके ज़राए भी आप जान लें। उसका पहला ज़रिया है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी से बच्चे को सारा सेक्सुअल प्रोसेस तो समझ आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ पोर्नोग्राफी से एडिक्शन भी हो जाती है और ये इतना ज़्यादा मजबूत नशा है, यह हीरोइन और चर्च से बड़ा नशा है और जिसमें हमारी बहुत बड़ी आवाम मुब्तला है। तो अगर हम बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन यानी कि जिनसी तालीम खुद से दे दें, उनको किसी पॉर्न को देखने की ना ज़रूरत पड़े, ना वो किसी एडिक्शन में पड़े और ना ही आवाम ख़राब हो, यही बच्चे अपनी तवज्जो पढ़ाई में, कुछ स्किल सीखने में, पॉजिटिविटी की तरफ लगाएं, ना कि हर वक्त पॉर्न की एडिक्शन में, जो कि टोटली नेगेटिविटी है। उनके दिमाग को जिसने ऑक्युपाई किया हुआ है और जिसकी वजह से वो फिर दीगर चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह के मैस्टरबेशन। अब मैस्टरबेशन भी यानी कि हैंड प्रैक्टिस, ये भी बिल्कुल सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है। जिस तरह पोर्नोग्राफी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसी तरह मैस्टरबेशन भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। पोर्नोग्राफी के बारे में भी कहा जाता था कि बिल्कुल हेल्दी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रोफेसर और पढ़े लिखे डॉक्टर से कहते थे जितनी मर्जी पोर्नोग्राफी देखो इससे कुछ नहीं होता। इस साल की रिसर्च से ये साबित होता है कि पोर्नोग्राफी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इसकी वजह से बाकायदा एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पोर्नोग्राफी देखने की वजह से मर्दाना कमज़ोरी। और इसका जो पाथवे है वो है डोपामीन, रिवार्ड एंड एडिक्शन पाथवे। और ये 30 साल के डाटा को इकट्ठा करके ये एनालाइज किया गया। अब वेस्ट के और यूरोप के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पोर्नोग्राफी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जो पिछले 30 साल से हर टीवी चैनल पे आके, हर प्रोग्राम में आके कहते थे कि पोर्नोग्राफी हेल्दी है, इसको देखना चाहिए, इससे सेक्सुअल ग्रोथ, स्टेमिना वगैरह वगैरह में इजाफा होता है। तो इसको कहते हैं द ग्रेट पोर्न एक्सपेरिमेंट। जो 30 साल का तमांचा है हमारी वेस्टर्न तहजीब के ऊपर कि जिस चीज़ को तुम मेडिकली कहते थे ठीक है, अब तुम लोग ही मेडिकली कह रहे हो ये गलत है। इसी तरह मैस्टरबेशन है, हैंड प्रैक्टिस है, इसका भी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, डोपामीन, एडिक्शन एंड रिवार्ड पाथवे। और इसी तरह जिस तरह पोर्नोग्राफी नुकसानदेह है, मैस्टरबेशन भी नुकसानदेह है और इससे भी मर्दाना कमजोरी होती है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे फिलासफर किस्म के डॉक्टर हैं, मसलन अफान कैसर जैसे डॉक्टर, जो कहते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा भी हैंड प्रैक्टिस कर लो तो कोई नुकसान नहीं होता। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे बेवकूफ़ और जाहिल डॉक्टरों की बातों में ना। आपको कहें कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, आप मैदे और आंतों की बीमारियों को ही ठीक करें। आप सेक्सोलॉजी के ऐसे टॉपिक के बारे में इतना डेडिकेट है, अपनी कम इल्मी की वजह से हमारे नौजवानों में गुमराही ना फैलाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले ही हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा गुमराही है जिसकी वजह से माशरा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तो मैस्टरबेशन बिल्कुल 100% नुकसानदेह है और इसका डेफिनेट नुकसान होता है। हैंड प्रैक्टिस बिल्कुल नुकसानदेह है।
और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और आप मेरी इस वीडियो को इतना फैलाएं कि अफान कैसर साहब तक भी ये बात पहुंचे कि भाई साहब आप लोगों को ये तबलीग करना छोड़ दें कि दिन में 4-4 और 5-5 दफ़ा हैंड प्रैक्टिस करें, इससे कुछ नहीं होता। पहले ही हमारी नौजवान नस्ल इतनी बिगड़ी हुई है, आप इस तरह की गलत बातें करके मजीद बिगाड़ ना पैदा करें। जिस तरह कि मैंने बताया कि पोर्नोग्राफी के बारे में भी कहा जाता था कि ये हेल्दी है, लेकिन 30 साल का डाटा जिसको हम कहते हैं द ग्रेट पोर्न एक्सपेरिमेंट, वो शो करता है कि पोर्नोग्राफी लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इसके अलावा पोर्नोग्राफी मजीद बहुत से किस्म के परवर्जन्स लेके आती है, जिसमें सैडिज्म है, मैजोचिज्म है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह मैस्टरबेशन से डोपामीन इंड्यूस्ड एडिक्शन पाथवे होता है। अब हमारी कॉमन सेंस कहती है कि अगर पोर्नोग्राफी से इंसान को लज्जत आ रही है, मज़ा आ रहा है, वो एडिक्टेड हो रहा है, तो क्या मैस्टरबेशन से उसको लज्जत मज़ा नहीं आता, वो इस पर एडिक्टेड नहीं होगा? तो इसका एडिक्शन का पाथवे भी बिल्कुल सेम है जो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन का पाथवे है, जिसको कहते हैं डोपामीन इंड्यूस्ड एडिक्शन पाथवे, और इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। मजीद ये इससे माइक्रोवास्कुलर इंजरीज होती हैं। माइक्रोवास्कुलर इंजरीज कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर होती हैं, और इतनी छोटी छोटी इंजरीज होती हैं कि ये एकदम जाहिर नहीं होती, ये कुछ 20 से 30 साल में जाहिर होती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 40 से 50 साल के मर्द ज़्यादातर ईडी का शिकार हैं, इसी माइक्रोवास्कुलर ट्रोमा की वजह से। ठीक है, तो ये आपकी नौजवानी में आपको इसका साइड इफेक्ट नहीं जाहिर होना हैंड प्रैक्टिस का, ये आपको जाहिर होना है जब आपकी उम्र 40 या 45 साल है। यूरोप में, वेस्ट में 80 साल का अगर बंदा भी मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जबकि हमारे यहाँ 40 से 50 साल के बंदे को भी फारिग समझा जाता है। ये हमारी गलत सोच है। हत्ता कि हकीकत ये है कि उसको ये मर्ज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इस कम उम्री में मर्दाना कमजोरी का होना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैस्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं है, जबकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन 40 से 50 साल की उम्र में जो है वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है, इसी माइक्रोवास्कुलर ट्रोमा की वजह से। मजीद यह है कि मैस्टरबेशन की वजह से हमारा थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सामना कर रही है। आप उन लोगों का इंटरव्यू करें जिन्होंने कभी हैंड प्रैक्टिस नहीं की, और उन लोगों का इंटरव्यू करें जिन्होंने हैंड प्रैक्टिस की है, आपको उनकी सेक्सुअल टाइमिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। हमारे आम नौजवान जो हैंड प्रैक्टिस करते रहते हैं उनकी सेक्सुअल टाइमिंग है 1 से 2 मिनट, जबकि जो हैंड प्रैक्टिस नहीं करते उनकी टाइमिंग 10 मिनट से ज़्यादा होती है एवरेज। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हैंड प्रैक्टिस नुकसानदेह नहीं होती, जबकि इतनी कम टाइमिंग को दुनिया का हर लिटरेचर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहता है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैस्टरबेशन हैंड प्रैक्टिस बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है, जबकि मैस्टरबेशन की इमीडिएटली हर बंदा, और ये 100% है, जो बंदा भी हैंड प्रैक्टिस करता है उसको गिल्ट आता है, उसको एहसास गुनाह होता है, वो अपने आप को कमतर महसूस करता है, वो महसूस करता है वो उसकी ज़िंदगी बेमकसद है और वो किसी बड़े काम के काबिल है ही नहीं। ये एहसास कमतरी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारी नौजवानों में जोश और जज्बा ख़त्म कर देती है, और वो अपने आप को डिप्रेशन में पाते हैं, और वो ये पाते हैं कि उनको जिस्मानी कमजोरियां भी शुरू हो गई हैं। तो ये साइकोलॉजिकली इतना बड़ा फैक्टर है। बाकी चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज भी कर दें तो साइकोलॉजिकली ही ये इतना स्ट्रांगली हिट करता है बंदे को, एक नौजवान को इतना स्ट्रांगली अपाहज कर देता है हैंड प्रैक्टिस का अमल। वो अपनी ज़ात में एहसास गुनाह में, एहसास कमतरी में, बेमकसद ज़िंदगी में और जिस्मानी कमजोरी के एहसास के साथ साथ ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हैंड प्रैक्टिस बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों को छोड़ देंगे इंटरनेट के हवाले, तो ख़ुद उसको एजुकेट नहीं करेंगे? क्योंकि आजकल कंसेप्ट ये आ रहा है कि बच्चे नेट तो देख के हर चीज़ जान लेते हैं। जब वो इंटरनेट के हवाले हो जाएंगे और यही पोर्नोग्राफी देखनी शुरू हो जाएंगे, तो उससे एडिक्शन के अलावा, हैंड प्रैक्टिस के अलावा नए नए मसाइल शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा जो मसला हमारे लोगों में है वो नफ्स के यानी पेनिस के साइज़ को लेके है। अब जो पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है वो बेसिकली उन्होंने अंदर रॉड डाले होते हैं, इम्प्लांट डाले होते हैं। वो एक इंसानी ऑर्गन होता ही नहीं है किस्म का, ठीक है। वो बिल्कुल एक डंकी या हॉर्स के साइज़ के पेनिस होते हैं, वो नॉर्मल इंसानों में होती नहीं है। वो बेसिकली अंदर रॉड डाले होते हैं, इम्प्लांट लगाए होते हैं, इंजेक्शन लगाए होते हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। लेकिन जब एक नौजवान ये चीज़ देखता है तो वो एहसास कमतरी में चले जाता है और हकीमों से पुश्ते वगैरह हर किस्म के तजर्बा अपने ऊपर कर लेता है। इसी वजह से इन चीज़ों को लेके लोगों के गुर्दे इतने ख़राब होते हैं। अभी भी डायलिसिस वार्ड जो गुर्दों के मरीज़ों के लिए बनाया जाता है, जिनमें गुर्दे वाश होते हैं, उसमें 1/3 तादाद, यानी कि अगर 100 बंदे हैं 30 बंदे ऐसे ज़रूर होंगे जो कि हकीम की मेडिसिन की वजह से गुर्दे फिट करा के बैठे होंगे। और आजकल हकीम के पास ज़्यादा कौन है, किस मर्ज़ के लिए जाता है? ज़्यादातर हकीमों का आजकल काम सिर्फ मर्दाना कमजोरी वगैरह रह गया है। बाकी बीमारियों का तो इलाज करते ही नहीं आप आजकल, ठीक है। यही एक बीमारी उन्होंने पकड़ लिया है और लोगों का कंसेप्ट ये है कि हकीम का इलाज 100% नेचुरल है, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे इलाज के 0 साइड इफेक्ट्स हैं। हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि एक बंदा है उसकी जो गुर्दे हैं वो 100% सेव रहेंगे, उसका दिल सेव रहेगा, दिमाग सेव रहेगा, कोई उसको प्रॉब्लम हो तो तरह तरह के इन्हेंसमेंट के बारे में पढ़ते रहते हैं, ताकि इन्हेंसमेंट जो लेंथ है
तो उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है सिवाय सर्जरी के या इम्प्लांट डालने के। और जो वेट्स में है उसमें फिलर्स हैं या फिर इम्प्लांट है। ऐसा कोई तेल वगैरह कोई दवाई है ही नहीं जो लोग खरीदते रहते हैं, बेकार में अपना पैसा ज़ाया करते हैं, साइड इफेक्ट जमा करते रहते हैं नौजवान इंटरनेट से देख देख के गुमराह होकर। जैसे कि सांडे का तेल के बारे में बताया जाता है कि सांडे के तेल के बारे में, पता नहीं किस नाग के तेल के बारे में, किस बिच्छू के तेल के बारे में, क्योंकि तेल के ऊपर हमारी लोगों की साइकोलॉजी फिट बैठती है, हर चीज़ का इलाज तेल से करते हैं। तो अजीबो गरीब किस्म के तेलों के पीछे पड़ जाते हैं एनहेंसमेंट के लिए, जबकि आपको पता होगा किसी भी किस्म का तेल काम नहीं करता, क्योंकि ये बाहर की स्किन की लेयर है उसकी, तो उसके अंदर एक लेयर होती है मजीद। अब इस स्किन की लेयर और इस लेयर के दरमियान एक लेयर है, इसको स्किन कहते हैं। इसके दरमियान जो लेयर है वो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और ये अंदर लेयर है ये ज़रा सख्त है, इसको कहते हैं बक्स फैशिया। इस बक्स फैशिया के अंदर जो 2 सिलेंडर पड़े होते हैं उसके अंदर, उसको कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा, और उसकी जो बाहर की लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बक्स फैशिया, इससे आगे 100% तक सारी चीज़ें रुक जाती हैं, एब्जॉर्ब होने नहीं देता। और बक्स फेशिया के बाद आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसमें चांस से कोई पैदा नहीं होता कोई चीज़ इसको क्रॉस कर सके, जो बेसिकली नफ्स के सिलेंडर्स हैं, रॉड्स हैं अंदर, जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाए हुए हैं, जो सख्ती पैदा करते हैं, इसमें तो कोई चीज़ जज़ब हो ही नहीं सकती। तो इसलिए किसी भी किस्म के सांडे के तेल के, नाग के तेल के, किसी बिच्छू के तेल की कोई फ़ायदा नहीं। जब इंटरनेट के हवाले कर देंगे आप, तो आजकल के बच्चों को तो सब कुछ नेट से पता चल ही जाता है, और वो देखेंगे फिर पोर्नोग्राफी। तो पोर्नोग्राफी में कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी होते हैं जो कि रिश्तों को तोड़ने का बायस होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर सैडिज्म है। एक ऐसा बिहेवियर है जिसपे अपने पार्टनर पे तशद्दुद करके मज़ा आता है, और ये लोग सीखते हैं नेट से ही, पोर्नोग्राफी से ही। इसमें अपने पार्टनर के ऊपर तशद्दुद करके मज़ा आता है, तो किस तरह करते हैं, ये सिगरेट के बट लगा के चलाते हैं, चपेड़े मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, इनके तशद्दुद करते हैं, और इससे इनको मज़ा आता है हम इस्त्री के दौरान। तो कई औरतें इस जुल्म का शिकार हैं। वजह क्या है कि ये वाला बिहेवियर कहाँ से लर्न किया, नेट से, पोर्नोग्राफी से। इसलिए अपने बच्चों को इन बिहेवियर्स के बारे में ज़रूरी है बताया जाए और डिस्करेज किया जाए कि भाई पोर्नोग्राफी नहीं देखनी, खुद से एजुकेट करें बच्चों को। अच्छा, हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हमारी कंक्लूजन ये है कि 10 साल की उम्र से स्टार्ट हो गए आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पेरेंट्स, टीचर्स और बड़े जो भी ख़ानदान के बड़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को खुद ही आगाही फराहम करें, ताकि हम इतने ज़्यादा मसाइल से, गुमराहियों से और नुकसानात से बच सकें। तो आपको किसी भी किस्म के सेक्शुअल इशू में, रिलेशनशिप के इशू में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं।